हुई चीज़ को देखा जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर कोई खड़ा हुआ नीचे वाली चीज़ को देखता है, इस पॉइंट से, और मतलब इस पॉइंट से जो ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट हमारी एकदम स्ट्रेट जाती है। हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल सीधी लाइन में देख सकते हैं। अगर लाइन कहीं से भी टिल्टेड है, मुड़ी हुई है, तो हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन में ही देख सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल का जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमेशा सेम होता है। आप ये देखिए कि ये तो ग्राउंड हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि ग्राउंड के पैरेलल आपने एक लाइन बना दी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हमेशा इक्वली तो होंगे। ये एक तरह से क्या बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो लाइन पैरेलल हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। ठीक है, हमको बस ये दो एंगल्स का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर कोई नीचे से खड़ा होकर ऊपर की किसी चीज़ को देखता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई ऊपर से खड़ा होकर नीचे की चीज़ को देखता है, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होता है। हमको ये दो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जो एंगल्स हैं, एंगल्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए 3 आएंगे, या तो 2 आएंगे या फिर 3। एक तो 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, बस। इसके अलावा कोई और चौथा एंगल आपको देखने को मिलेगा नहीं इसमें। देखिएगा, मैं पेज नंबर 198 पर एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर को केवल एनसीईआरटी में से कर लेना, और कहीं से करने की जरूरत नहीं है। सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 में ये बोल रहे हैं, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक टावर है वो ग्राउंड पर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो क्या है कि ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक टावर बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, और इसको बोल दीजिए ए बी। क्या है ये टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट जो कि इस टावर के फुट से 15 मीटर दूरी पर है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर वाज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब इसके फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर की हाइट है इसको एच एंगल मैंने मान लिया, वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, तो टावर की हाइट कैसे निकलेगी, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यार आपको जितना भी इसके क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप 99% क्वेश्चंस में समझ लीजिएगा कि tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस यही लगा। और वैसे भी समझ में आता है। आप ये देखिए कि मुझे निकालना क्या है, हाइट। ठीक है, यानी कि मुझे ए भी निकालना है। एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। जो साइड बची वो क्या हो गई, बेस। ठीक है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस मुझे दे रखा है, एंगल मुझे पता है, तो tan थीटा ही लगाऊंगा। सीधा सीधा करिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। इसको सी बोल दीजिए। tan 60 डिग्री है √3, और ए बी कितना है, एच यानी कि हाइट ऑफ द टावर, और बी कितना है, बी सी कितना है 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 15√3 मीटर। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर। और आपको क्या करना है, आपको √3 की वैल्यू अंटेरे नन्नस आपसे कहा ना जाए, आपको √3 की वैल्यू नहीं डालनी है, √3 के टर्म्स में ही आंसर निकाल के छोड़ देना। क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि √3 की वैल्यू आप √3 के टर्म्स में निकालो, ये भी नहीं दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, तो इसका मतलब ये है कि मुझे √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हमें याद रखना है दो वैल्यूज वैसे हमें याद रखनी है, 1.41 को 1.73। बिल्कुल। √3 की वैल्यू 1.73
√32 और √2 की वैल्यू 1.414। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, रट लेना है दोनों वैल्यूज। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 आप देखेंगे तो उसमें दे नहीं रखी वैल्यू, तो जब नहीं दे रखी है तो आप उसको √3 की टर्म्स में निकाल दो बस। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू तो फिर √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको कर दो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में क्या है? An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. एक इलेक्ट्रिशियन है, तो पोल है, पोल की हाइट दे रखी है 5 मीटर। मैंने इधर पोल बना लिया, अच्छा। अब उसको रिपेयर वर्क करने के लिए उसको ना पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक लैडर लगानी है, ऐसे बना दो तो अच्छा रहेगा। डायग्राम बना ले रहे हैं, कोई ऐसे ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये पूरा जो AB है ये क्या हो गया, ये पोल हो गया। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर मान लीजिए ये पक्का ख़राब हो रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सीढ़ी बिल्कुल पंखे के टॉप तक ही लगा दूंगा, फिर मैं खड़ा कहाँ पर होऊंगा, प्रॉब्लम है ना। ठीक, तो अगर मुझे पंखे को रिपेयर करना है तो मैं कुछ ऐसा कैलकुलेट करूँगा कि भाई मेरी खुद की भी कुछ हाइट है, तो मैं थोड़ा सा नीचे एक स्टूल लगा लूँगा या टेबल लगा लूँगा, टेबल पर खड़ा होकर और फिर पंखे को रिपेयर कर देंगे। तो इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो इलेक्ट्रिक पोल में कुछ फॉल्ट आ गया, वहाँ पर कुछ इसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सीढ़ी सीधा यहीं थोड़ी लगा देंगे कि टॉप पर ही पहुँच कर बैठ गए, फिर रिपेयर कैसे करोगे। तो इसलिए उस इलेक्ट्रीशियन ने क्या करा, उसने कहा कि लैडर यहाँ तक लगा देते हैं 1.3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। तो वहाँ से नीचे 1.3 मीटर नीचे तक आपने लैडर को लगा दिया, यहाँ पर वो खड़े होकर रिपेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो वही चीज़ दे रखी है, इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो पोल की पूरी हाइट 5 मीटर है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर। ठीक है, तो ये यहाँ पर डायग्राम बनाकर दे भी रखा है, सी फिगर 9.5। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, इसको 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन करा जाता है ऐसे, which when inclined with an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? You may take √3 is equal to 1.73। इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है, तो आंसर √3 की टर्म्स में नहीं छोड़ना, √3 की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, तो उन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो ये लैडर की लेंथ, इसको बोलो A, B, इस पॉइंट को बोल दीजिए C, इस पॉइंट को बोल दीजिए D। और यहाँ पर ये जो BC है ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो गया, 3.7 मीटर। क्लियर है, 5 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर। तो हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल CBD CD is the length of the ladder। ये जो CD है ये तो लैडर की लेंथ होगी, और उन्होंने BD भी पूछा निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो CD निकालना है। तो जो CD निकालना है उसमें देखिएगा कि भाई मेरे पास ये 3.7 मीटर है और ये 60 डिग्री है, यानी कि जो एंगल है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और वो हाइपोटेन्यूज पूछ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा वाला रिलेशन यूज करेंगे, साइन। ठीक है, तो आप ये कहिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब CB अपॉन CD।
साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3/2 और सी बी कितना लिखा है 3.7 1/2 sin 30 की होगी 1/2 sin 30 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए √3 इंटू सी डी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी 3.7 इंटू 2 7.4 अपॉन √3 ये मिटा रहा हूँ सर 60 डिग्री की फिक्स वैल्यू है क्या? नहीं 60 डिग्री की तो कुछ वैल्यू नहीं 60 डिग्री तो 60 ही होती है साइन 60 डिग्री होता है √3/2 tan 60 डिग्री होता है। एक टेबल बनवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उसमें लिखा हुआ है साइन 60 कितना है cos 60 कितना है। इसका मतलब कर ही नहीं है वो टेबल तब से ऐसी बनी हुई है। ऐसे तो नहीं है सर हाँ जी इसमें साइन के लगाने सर फुल इसमें साइन तो वीडियो दोनों चीज़ें निकालनी है दोनों चीज़ें निकालनी है। पहले वो बोल रहे हैं कि आपको लेडर की लेंथ निकालनी है ये लेडर है यहाँ पर लेडर लगा रखी है तो परपेंडिकुलर मेरे पास है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन साइन ठीक है तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब याद रखना कि उन्होंने बोला है कि √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है तो यहाँ पर √3 की वैल्यू अभी मत रख देना अभी मत रख देना कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी तो क्या करो √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा सी डी इज इक्वल टू 7.4 इंटू √3 और नीचे क्या हो गया √3 इंटू √3 हो गया 3 ठीक है। अब सी डी इज इक्वल टू 7.4 इंटू √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73 और अपॉन 3। अब क्या करिए पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या करा है रैशनलाइज करा है। अंडर रूट वाला टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में मिले तो उसको आप नीचे भी उस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसे बिना रैशनलाइज करे 1.7 की से मल्टीप्लाई करो थोड़ा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा फिर डिवाइड होगा राइट है डिवाइड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 1.73 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है 3 से डिवाइड करना थोड़ा आसान है। चलिए 7.4 इंटू 1.73 करो 4 3 जा 12 1 कैरी 4 7 जा 28 और 1 29 2 कैरी 4 1 जा 4 और 2 6 7 3 जा 21 2 कैरी 7 7 जा 49 और 2 51 5 कैरी 7 1 जा 7 और 5 2 9 प्लस 1 10 1 कैरी आ गया 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8 1 2 8 0 2 तो इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2 इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट राइट से 3 डिजिट काउंट करो 1 2 3 12.802 तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 12.8 बोल सकते हो 12.8 अपॉन 3 अब 3 से डिवाइड कर दो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 2 0 20 अगेन 3 6 जा 18 तो ये हमारे पास आ गया 4.26 मीटर। देखिए जरा लेटर की लेंथ यही है इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4.28 मीटर दे रखा है तो इतना 0.1 0.01 0.02 का डिफरेंस चलेगा। ब्रैकेट में इन्होंने भी लिख रखा है अप्रॉक्स ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ तो उसमें √3 मल्टीप्लाई करना तो जरूरी है नहीं ज़रूरी नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए √3 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 3 आ गया और अब √3 से डिवाइड करना 1.73 से डिवाइड करना आसान है 1.73 से मल्टीप्लाई करना आसान है मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। तो इसलिए अब आप ये देखिए √3 जो एक टर्म नीचे था मैंने नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करा ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करा तो इससे क्या हो गया नीचे तो आ गया 3 ठीक है और ऊपर आ गया √3 तो अब 1.73 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें क्लियर है 1.73 से डायरेक्टली भी डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट सेम ही है ठीक। अच्छा उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर सर इसमें लगा वो बीडी की लेंथ भी पूछ रहे हैं सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा पहले से बीडी पहले लगाया ना अगर बीडी पहले कर लिया तो निकाल दिया हाँ तो पहले बीडी लगा लिया तो फिर बीडी की हेल्प से आप सीडी निकालो आपकी मर्जी है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं लेकिन अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाना मुश्किल पड़ेगा छोड़ दो डायरेक्ट करो उसको। कैसे करेंगे tan 60 डिग्री निकालो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो सी बी अपॉन डी बी
सी बी अपॉन डी बी। अब tan 60 डिग्री कितना होता है √3 और सी बी कितना है यहाँ पर 3.7 और डी बी मुझे निकालना है। डी बी इज इक्वल डी बी इधर ले आओ और √3 को इधर ले आओ। 3.7 अपॉन √3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब अगेन फिर वही है, या तो √3 से सीधा डिवाइड करिए या तो 1.73 से। डी बी को इधर ले आए, √3 को नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ भाई या फिर आप ऐसे करके दिखा दो कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, डी बी √3 हो गया, फिर √3 को इधर ले आए, डायरेक्टली भी कर सकते। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करो कि √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा 3.7 √3 आ गया ऊपर तो, और √3 इंटू √3 नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 3। हाँ कॉस भी लगा सकते थे, cos 60 लगाते तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तब भी रिजल्ट सेम होता। अब देखिएगा ये क्या हो गया 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कर दो इसको 1.73 और 3.7 7 3 का 21 2 कैरी 7 7 का 49 और 2 51 5 कैरी 2.13 आएगा सर बी। अब 3 3 का 9 3 7 का 21 2 कैरी 3 1 का 3 और 2 5 1 1 plus 9 10 1 कैरी 1 plus 2 3 plus 1 4 6 4 0 तो 6.401 इसको हम 6.4 बोल सकते हैं अपॉन 3 ये हो गया। अब 3 2 6 2.3 1 3 और 4 minus 3 हो गया 1 3 3 का 2.13 आ गया। बस 2 प्लेसेस और डेसिमल तक ही लेते हैं। सर अप्रॉक्स का साइन क्या होता है सर? अप्रॉक्स का साइन ना इक्वालिटी की जगह आप ऐसे लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है चलिए जी क्लियर सर इसमें जीरो टेस्ट आप में गया इसका आपने मतलब दो डिजिट लेते हैं 2 डिजिट। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 6.401 है तो 01 इतना छोटा है कि उसको इग्नोर करा जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए उसको इग्नोर करें। बड़ी कोई वैल्यू तो ले लेते हैं आप 6.401 लेना चाहो तो ले सकते हो, तब भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 डिजिट का फर्क आ गया तो उसको कोई मतलब ऐसा काउंट नहीं करा जाता उसको। चलिए जी उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 इधर कर रहा हूँ। अच्छा ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो आ रहा है ना सबके एग्जाम में? नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, बोर्ड में तो सभी क्या आएगा? बोर्ड में तो सभी क्या आएगा? सारी पूरी बुक आ रही है ना सर इसमें बोर्ड में सर? हाँ बोर्ड में पूरी बुक आ रही है इस बार। बस कुछ चीज़ें बैठी है जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाँ कब अच्छी होती है सर? और कुछ नहीं होता। कंस्ट्रक्शन पूरा हटा देते हैं। चलिए जी अगला देखिए एग्जाम्पल 3। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? ठीक है, an observer 1.5 meter tall. तो बोल दीजिए A और B। तो इसकी हाइट दे रखी है, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर और यहाँ से ये देखती है चिमनी को। तो भाई हेड तो बिल्कुल टॉप पर ही होता है और हेड पर भी मतलब जो हमारा फेस है उसमें भी बिल्कुल लगभग टॉप पर ही आंखें होती हैं। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ तो उसके पैर हैं, यहाँ से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से वो चिमनी के टॉप को देखती है, तो इस पॉइंट से वो चिमनी के टॉप को देखती है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो वो चिमनी को आप बोल दीजिए C और D। तो ये ऑब्जर्वर चिमनी से कितना दूर है?
28.5 मीटर। सर देखिए सर डिपेंड करना सर ए से एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर बी से। यहीं से बनाएंगे ऐसे। तो जब एक हाइट पर होती है ना, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन एक पर्टिकुलर हाइट पर निकाला जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। अब हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल आपको क्या करना है, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना देंगे, उसको उसी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं। तो आप क्या करें, आप यहाँ से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए ऐसे। तो जो ग्राउंड के पैरेलल है वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ए बी सी डी और इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। उसके बाद वो बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। उसकी आइज से टॉप ऑफ द चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, सर टावर की हाइट चिमनी हाइट है। हाँ। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो वो बोल रहे हैं हाइट ऑफ द चिमनी कितनी है। तो आप ये देखिए, ये जो 28.5 है ये भी 28.5 ही होगा, क्योंकि ये तो एक तरह से बीच में रेक्टेंगल बन गया। अब मैं कहूँगा ये पूरा का पूरा सीडी जो है ये क्या है, ये चिमनी है पूरी की पूरी। तो हम ट्राइंगल सी ई ए की बात करते हैं। इन ट्राइंगल सी ई ए triangle CEA tan 45 degree is equal to perpendicular upon this तो CE upon AE। और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और CE की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता। AE की वैल्यू कितनी है 28.5। 28.5 यहाँ मल्टीप्लाई करा 28.5 मीटर इज इक्वल टू CE। और जब ये रेक्टेंगल की तरह है तो अगर AB की लेंथ 1.5 है तो बेटा ED की लेंथ भी 1.5 मीटर ही होगी। ठीक है, देयरफॉर height of the chimney, therefore height of the chimney, चिमनी की हाइट टोटल कितनी है CD यानी कि CE प्लस ED। CD इसको बोलेंगे CE प्लस ED। CE प्लस ED। अब CE कितना है 28.5 और ED कितना है, ED है 1.5। तो 28.5 में 1.5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो चिमनी की जो पूरी हाइट है वो 30 मीटर है। समझ गए? इस चैप्टर में कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। सर कंस्ट्रक्शन दिखाने होते हैं। हाँ ये तो आप दिखाई देना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। हाँ अभी देखो एग्जाम्पल 4 देखिएगा, इसका डायग्राम देखो। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।
देखिए CBSE का कोई नया नोटिफिकेशन है क्या चीज़ है एग्जाम इम्पॉर्टेंट नोटिस इशू चेक डिटेल्स February 15 अच्छा और ये क्या है एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर इट इज August 30 आज ही August 30 तो आज ही है तो आज ही रजिस्टर करा दो नहीं तो फिर रह जाओगे ये फेक लग रहा है मेरे को वेबसाइट पर ही है CBSE की वेबसाइट पर है सर ऐसे कौन स्क्रॉल करता है CBSE की वेबसाइट पे? चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा एग्जांपल 4 में है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री मतलब एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है P वहाँ से एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को अगर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री ठीक है सर बिल्डिंग के टॉप को बिल्डिंग के टॉप और बिल्डिंग की कितनी हाइट दे रखी है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट बोला P ऑन द ग्राउंड तो यहाँ से अगर बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री तो ये फिर उन्होंने बोला a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from point P is 45 degree और ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग और लगा दिया जाता है ठीक है इस पॉइंट को अब आप बोल दो ABC बोल दो और कहते हैं इसी पॉइंट से अगर फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखा जाए तो उसका एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री ये तो 30 डिग्री बन गया और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये बनेगा 45 डिग्री ये छोटा एंगल 30 डिग्री तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P बिल्डिंग का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एक तो ये निकालना है इसको तो मान लो x बिल्डिंग ये है और बिल्डिंग से इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है एक तो ये निकालना है दूसरा हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ तो फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है द फ्लैग जिस पोल पर लगाया जाएगा उसकी हाइट कितनी है उसको h मान लो ठीक है तो मुझे h और x निकालनी है लिखिएगा लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ be h meter and the distance of point P from the building be x meter ये हो गया अच्छा अब जरा देखिएगा सबसे पहले तो मैं इसमें ना यहाँ पर सबसे पहले तो आप x निकाल लो x निकालना बेहद आसान है मैं कहूँगा इन ट्रायंगल ABP अच्छा डायग्राम सबको क्लियर हो गया समझ में आ गया हाँ समझ में आ गया ठीक है तो अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ABP की तो यहाँ पर tan 30 डिग्री is equal to perpendicular upon base यानी कि AB upon BP AB upon BP अब ये जो tan 30 डिग्री है ये कितना होता है इसका 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 is equal to AB upon BP AB कितना है 10 और BP हमें निकालना है BP कितना है x है x into 1 is x और 10 into √3
इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.732, ये दे रखा है। हम 1.732 जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरोज होते हैं पॉइंट उतना ही प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 17.32 मीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि आपको हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकालना है, यानी कि ये AC निकालना है। तो आप दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ। भाई दो ही तो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक ट्रायंगल तो ये है ABP और दूसरा ट्रायंगल ये बड़े वाला CBP। तो नाउ इन ट्रायंगल CBP तो CBP में बड़ा एंगल बन रहा है क्या है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन BP। tan 45 डिग्री इज 1। CB कितना है? CB पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी h प्लस 10। ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक CB ये कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक 10। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई h प्लस 10। तो CB की जगह रखिए h प्लस 10 और BP कितना है? BP है x। x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 17.32। तो x इधर आ गया, x इंटू 1 हो गया, x इज इक्वल टू h प्लस 10। x कितना है 17.32 इज इक्वल टू h प्लस 10। अब 10 को इधर ले आओ, 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू h। तो h कितना है 7.32 मीटर। तो फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी आ गई 7.32 मीटर। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे तीनों क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ से करता हूँ उस तरफ। सर h प्लस 1 इज इक्वल टू c भी लेके नहीं कर सकते डायरेक्ट डायरेक्ट बाद में फिर a भी माइनस अब बाद में हम मतलब पूरी CB निकाल c लेते भी हैं, हाँ c है में ना? से फिर माइनस a उसमें से 10 माइनस कर देते, तो वो भी ठीक ही आता। भाई लास्ट में आप ये देखो अल्टीमेटली 10 तो माइनस ही कराया हमने यहाँ पर, वहाँ पर वो भी ठीक है। चलिए जी अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड ये रीडिंग की सर एक्सपोजर पे से ह्यूमन बॉडी पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं क्या सर? ये नहीं था ये सर यूरेनियम यूरेनियम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पे काम आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ह्यूमन बॉडी पर मुझे लगता नहीं वैसे कोई इफेक्ट्स होता हो उसका। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree. तो सन का ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि सन टॉप पर है, सन तो ऊपर आसमान में ही होगा। तो हम क्या करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पर फिगर समझने की कोशिश करना। The shadow of a tower standing on a level ground. तो एक टॉवर है, टॉवर ग्राउंड पर है। ग्राउंड पर एक टॉवर खड़ा हुआ है ऐसे, इसको मैंने बोल दिया AB और यहाँ पर सन है। ये सन है इस तरफ। अब देखिएगा कि अच्छा जब भी कभी हम मान लीजिए दूर खड़े हुए हैं, बिल्डिंग से काफ़ी दूर खड़े हुए हैं, तो हमसे कोई कहे कि बिल्डिंग के टॉप को देखो, तो हम ऐसे हल्की सी गर्दन हमारी ऊपर उठती है और बिल्डिंग के टॉप को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि आप बिल्डिंग के नज़दीक जाते जाओ और बिल्डिंग के टॉप को देखते जाओ, ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी गर्दन जो है ऐसे ऊपर की तरफ होती जाएगी और जैसे हम बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे हमारी गर्दन भी बिल्कुल ऐसे ऊपर हो जाएगी और शायद हमें दिखाई भी ना दे और अगर कैप लगा रखी है गिर जाएगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमको ऐसे करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ के नज़दीक जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है और जितना उससे दूर जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है। समझ गए? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जितना नज़दीक जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के वो बढ़ जाएगा और जितना दूर जाएंगे उतना वो कम हो जाएगा। उल्टा एंगल ऑफ डिप्रेशन में होता है। अब देखिए द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर
व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, तो सन का ऑल्टीट्यूड जब 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री कहाँ पर होगा भाई, इस पॉइंट से बनेगा 30 डिग्री, यहाँ से आप बना दीजिए एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और जब नज़दीक जाओगे तो ऑब्वियसली नज़दीक जाने पर एंगल बढ़ेगा, तो 60 डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा, जो नज़दीक वाला एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 60 डिग्री। नज़दीक वाला एंगल तो 60 डिग्री का हो गया और दूर वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया। सन का ऑल्टीट्यूड, सन का ऑल्टीट्यूड क्या है, सन जिस हाइट पर खड़ा हुआ है, जिस हाइट पर सन उगा हुआ है, तो हमने ज़मीन पर से देखा, तो ज़मीन पर से जब हम देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि दूर वाला जो पॉइंट है, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें तो बेसिकली बिल्डिंग की शेडो बन रही है। तो बिल्डिंग की शेडो जो है वो जब सन का ऑल्टीट्यूड कुछ ऐसा होगा कि बिल्डिंग की शेडो इतनी सी बने, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। जब छोटी सी शेडो बनेगी तो इसका मतलब इतनी सी शेडो बनेगी तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, और जब लंबी शेडो बनेगी तो इसका मतलब एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर इन्होंने ये कहा कि आपको टॉवर की हाइट बतानी है। टॉवर की हाइट क्या है, ये भी बताना है, ये क्या है, h है। और उन्होंने कहा कि जब 30 डिग्री होगा ना सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री, तो जब 60 डिग्री के कंपैरिजन में उसकी जो शेडो है वो 40 मीटर बड़ी होगी उससे, ये है ना, दिस फाउंड टू बी 40 मीटर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर अगर शेडो की लेंथ x मीटर थी, अगर x मीटर थी, तो 30 डिग्री पर कितनी हो जाएगी पूरी शेडो की लेंथ, x प्लस 40, 40 मीटर लंबी, x मीटर, और टॉवर की हाइट को h मीटर मान लिया। तो हमारे पास यहाँ पर 3 अननोन्स हो गए, 2 अननोन सॉरी, एक तो x और एक h। लेकिन निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखिए ये पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, सिर्फ टॉवर की हाइट निकालनी है। इसका मतलब मुझे h से मतलब है, मुझे x से मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल भी चेक करने हैं कितने दिख रहे हैं, 2। तो एक तो ए बी, इस पॉइंट को बोल दीजिए सी, और इसको बोल दीजिए डी। तो एक तो ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री निकाल लो, ठीक है, निकालिए। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। x को इधर ले आओ, √3x इज इक्वल टू h, ये हो गया। अब क्या है कि हमें यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और दूसरा अननोन x ले रखा है, x की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, तो शुरुआत में x की निकालो h की टर्म्स में। तो क्या होगा कि भाई √3x से मल्टीप्लाई हो गया, √3 इधर चला जाएगा, तो x कितना हो गया, h अपॉन √3, ये समझ में आ गया। x की वैल्यू हो गई h अपॉन √3, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा राइट ट्राइंगल देखो, दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी। अब इसमें लगा दीजिए आप tan 30 डिग्री निकालो, x की वैल्यू h अपॉन √3, सभी को क्लियर है। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। इस क्वेश्चन में हम दोनों में h की वैल्यू निकाल के और फिर इक्वेट नहीं कर सकते। दोनों में जैसे आपने ये वाली वैल्यू x की निकाली है h की टर्म्स, तो अगर हम h की वैल्यू निकालें x की टर्म्स में फिर इक्वेट करें, हाँ, तो क्या होगा, तो फिर जब आप h की वैल्यू निकालोगे ना और फिर उसको इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू मुझे निकालनी ही नहीं है, तो मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊँ। मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू मुझे निकालनी होती है उसके अलावा वाली जो वैल्यू है उसकी वैल्यू निकालता हूँ। समझिएगा, मुझे निकालना h है तो मेरा सारा ध्यान x पर होना चाहिए, मैं x की वैल्यू निकालूंगा h की टर्म्स में, x की वैल्यू निकाली h की टर्म्स में, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन में करूँगा और फिर दोनों को इक्वेट करूँगा ताकि x से हमारा पीछे छूट जाए। देखिएगा, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन √3, और AB कितना है, AB तो वही है h, और BD कितना है
BD है x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 40 इज इक्वल टू h रूट 3। अब इक्वेट करने से भी ज़्यादा बेटर क्या तरीका है कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू h अपॉन रूट 3 है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बस। सर h रूट 3 और रूट 3h में कोई डिफरेंस होता है? हाँ h रूट 3 का मतलब क्या है, h और रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और h अपॉन रूट 3 का मतलब क्या है? नहीं सर, रूट 3h। उसमें कोई मतलब नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। x की वैल्यू क्या है, h अपॉन रूट 3, तो यहाँ से लिख लीजिए h अपॉन रूट 3, h अपॉन रूट 3 प्लस 40 इज इक्वल टू h लीजिए h अपॉन रूट 3। बताइए भाई, क्लियर कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप ये बताइए, इस इक्वेशन में कहीं पर भी x वाला टर्म नहीं है और x मुझे निकालना भी नहीं है, तो x से हमें छुट्टी मिल गई। अब क्या करिए, h रूट 3 को इधर ले आओ, h अपॉन रूट 3 माइनस h रूट 3 और प्लस 40 को इधर ले जाओ, तो ये जाकर माइनस 40 हो गया। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या 1, रूट 3 इंटू 1 इंटू h इज h, रूट 3 इंटू h रूट 3 इज 3h इज इक्वल टू माइनस 40। h माइनस 3h कितना हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस 40, 2 1 जा 2, 2 20 जा 40। अब इस रूट 3 को उधर ले जाओ, तो h इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। ये हमारी टावर की हाइट आ गई, h इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes. एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 7 तक कर सकते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इतना करिए होमवर्क में, आज ही कर लो, ठीक है? एक ही क्लास और लगेगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, इसको आज ही प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? जो डाउट है वो पूछ लेना मेरे से नेक्स्ट क्लास में। चलिए जी, ओके।